जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है, वैसे ही एक आदमखोर दानव पूरे गांव को खा जाता है। ऐसा ही एक गांव है भिंडौर। किसी वक्त में यहाँ भिंडों का कस्बा था। पूरा गांव उनके जादू के सामने सिर झुकाता था, लेकिन उन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया था। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, और वही हुआ। 7-7 फीट के दैत्य जैसे दिखने वाले 3 पहलवानों ने भिंडौर में कदम रखा, जिनका नाम था आसा पासा, और सबसे अशुभ निर्दयी आखिरी पहलवान दंभ था। अरे देख जरा, ये गांव में कौन चले आ रहे हैं? दिखने में तो इंसान जैसे हैं, लेकिन काया जंगली मानवों के जैसी है। कौन है ये? कहां से आए होंगे? ये भिंडौर गांव यहीं से शुरू होता है। हाँ, आप कौन? किसी के यहाँ मेहमान हो? नहीं, रहने आए हैं। यहाँ के कबीले के सरदार के सबसे करीबी और घनिष्ठ मित्र के 3 पुत्र हैं हम। पिताजी स्वर्ग सिधार गए तो हम यहाँ आ गए। उन्होंने यहाँ गांव में कुछ साल पहले हमारे लिए जमीन खरीदी थी। बस अब वहीं रहेंगे। आप बस सुमेर जी का पता बता दीजिए। वो सामने जहाँ एक बड़ा पेड़ है ना, वही है उनका घर। चलो आसा पासा। कन, आवाज और चाल से भी इनकी हैवानियत दिख रही है। मेरा मन कह रहा है कुछ गलत होने वाला है। कुछ नहीं होगा माँ, आप ज्यादा ही सोच रही हैं। मेरी दूरदृष्टि कह रही है बेटा, ये साधारण मनुष्य नहीं है। जादू टोने के भी जानकार लगते हैं ये। और उस आखिरी वाले की आंखों में देखा, कितना अशुभ दृश्य था उसकी आंखों में। तीनों पहुंच जाते हैं सुमेर के घर। जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं, सुमेर की बेटी माला, जो कि दिखने में अत्यधिक सुंदर होती है, वो दरवाजा खोलती है। दंभ उसको देखकर मुस्कुराता है और अपने दोनों भाइयों को देखता है, मानो उसने आंखों ही आंखों में बता दिया हो कि इस पर मेरा हक है। सुमेर जी हैं घर पर? जी हाँ, आप कौन? उन्हें बताइए कि शशिनाथ के पुत्र आए हैं। पिताजी, कोई आपसे मिलने आया है। कौन है बेटा? शशिनाथ के पुत्र हैं पिताजी। उनको अंदर बुला लो बेटा। ठीक है पिताजी। आपको पिताजी ने अंदर बुलाया है। तीनों सुमेर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, मानो कोई बुराई के वृक्ष सामने खड़े हो। एक बार को सुमेर भी उनकी काया को देखकर डर जाता है। आइए बैठिए। कैसे आना हुआ? हम अब इसी गांव में रहेंगे। जो पिताजी ने आपके कहने पर जमीन खरीदी थी, वहीं रहेंगे। बिल्कुल, वो जमीन शशिनाथ ने तुम लोगों के लिए ही खरीदी थी। क्या आज आप हमें अपने घर में रुकने की इजाजत दे सकते हैं? उसके बाद हम अपनी जमीन पर घर बना लेंगे और ये काम हम कल से ही शुरू कर देंगे। तुम आराम से यहाँ रुक सकते हो। चलिए, आप लोग भोजन कर लीजिए, उसके बाद आराम कर लीजिएगा। पिताजी, इनको देखकर तो लगता है ये लोग पूरे गांव का खाना खा जाएंगे। बेटी, लगता नहीं है, ऐसा ही है। मैंने इनके पिता से इनके बारे में काफी सुना था। इनके अंदर बहुत बल है, पर तू घबरा मत। जब भी इनको भोजन दे तो इस शीशी से एक बूंद इनके खाने में मिला देना। इस बूंद से इनकी खुराक कम हो जाएगी और इनका पेट भर जाएगा। ठीक है पिताजी। माला ने वैसा ही किया, परंतु वो सब हर तरह की माया में निपुण थे। वो तीनों भोजन तब तक करते रहे जब तक 10 दिन का अनाज खत्म नहीं हो गया। भोजन के बाद सब सोने के लिए चले गए थे। तभी दंभ उठकर माला के कमरे की तरफ जाता है। अचानक माला की आंखें खुलती है तो दंभ की लाल आंखें देखकर वो डर जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देख रहा हूँ तुम्हें। अब से तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा
और तुम मेरे साथ रहोगी जब तक मैं चाहूंगा। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचाकर सबको बुला लूंगी। हमारे बल के सामने तुम्हारा पूरा गांव भी कुछ नहीं कर पाएगा। कल तक का समय है, खुद आ जाना मेरे पास। क्या हुआ माला, उदास क्यों हो? क्या हुआ? हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। कैसी मुसीबत माला? वो तीनों राक्षस जो मेरे घर में आए हैं, उनमें से एक ने मुझे अपने साथ ले जाने की धमकी दी है। अगर मैंने बाबा या किसी को भी बताया तो वो पूरे गांव वालों को मार देंगे। लगता है उन्हें यहाँ के जादू का नहीं पता। वो सब मायावी दानव हैं कन्न। क्या? हाँ। चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। बोला था ना, अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके पास जाने की? ये मेरी मंगेतर है। और अब यही तेरी मृत्यु है। कन्न, छोड़ दो उसे। बाबा, उस राक्षस ने कन्न को मार दिया। किसने मार दिया? उन्हीं में से एक ने, जिनको आपने इस घर में रखा था। अगर खुद को बचाना चाहते हो तो इसको छोड़कर चले जाओ, वरना पूरा गांव जला देंगे। मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ और तुम में से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। चलिए पिताजी। वो दोनों भागते हुए कुल देवी के मंदिर पहुँच जाते हैं। क्या इनसे बचने का कोई रास्ता नहीं है पिताजी? मंदिर में देवी माँ के पास से कलश उठा लाओ। जी पिताजी। जल्दी करो बेटी, सामती ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाएगी। लीजिए पिताजी। पिताजी जल्दी, वो आ रहे हैं, जल्दी कीजिए। ओम चामुंडाय कर रोग दैत्य नाशाय नमः। ओम चामुंडाय कर रोग दैत्य नाशाय नमः। चलो बेटी, इनका अंत ऐसे ही होना था। इनके अंत ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया पिताजी। उन्हीं को कोई नहीं डाल सकता बेटी। पिताजी, ये शरीर के टुकड़े आपस में जुड़ रहे हैं। ये तो असंभव है। ये कैसे हो सकता है? मेरे शरीर के 1000 टुकड़े होने पर भी मैं वापस अपने शरीर को जोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे भाई तेरे इस वार से मारे गए। अब तू अपनी मौत अपने सामने देखेगा। बेटे, कलश दो मुझे। रोग राक्षसाय इति जम्ब फट स्वाहा। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? अब तो इस गांव में ही रहेगा। जब तक समय रहेगा तेरी आत्मा यहीं कैद होकर रहेगी। अब हम इस गांव से बहुत दूर जा रहे हैं, जहां तेरे जैसे दानों का ख्याल भी नहीं आएगा। दम्भ हूं मैं माला को अपने साथ लेकर जाऊंगा। दुनिया के किसी भी कोने में चला जा तो मैं तुझे ढूंढ लूंगा। सुमेर और माला भेंडौर से निकल जाते हैं कहीं दूर, और वो दानव उसी गांव में रह जाते हैं। धीरे धीरे समय बदलता है। 100 साल बाद माला का दोबारा जन्म हो चुका था, बदकिस्मती से पुराने नाम के साथ ही नए घर में। लेकिन भेंडौर अभी भी वैसा ही था, खंडर, दूर दूर तक सुनसान। माला। हाँ रोहित। यहाँ आओ यार। क्या हुआ? देखो, ये अखबार में हाईवे के पास एक जगह है, भिंडौर। काफी सस्ती जमीन है। यहाँ कोई शॉप या स्टॉल जैसा कुछ भी नहीं है। हाईवे के पास है तो आने जाने वाले लोग ज्यादा आएंगे। ये जगह एकदम परफेक्ट है अपने रेस्टोरेंट के लिए। जगह तो परफेक्ट है,
लेकिन आसपास इतना डेवलप होने के बाद भी ये जगह पूरी खाली पड़ी है। किसी ने यहाँ कुछ बनाने के बारे में नहीं सोचा। माला, इतना क्या सोचना है? अगर ऑफर है तो फायदा उठाते हैं ना। वैसे भी जिस बिल्डर का ये एड है, उनके कितने सारे प्रोजेक्ट हैं, वो कभी फेक न्यूज डालते ही नहीं। ठीक है, आज ही चलते हैं। चलो फिर चलते हैं। ये जगह तो बहुत सही है माला। माला का नाम सुनते ही दम्भ की दुष्ट आत्मा फिर से जागने वाली थी। उसका वर्षों का इंतकाम पूरा होने वाला था। दम्भ के कानों तक माला का नाम पहुंच गया था। जगह तो अच्छी है, लेकिन अब भी समझ में नहीं आ रहा कि अब तक यहाँ पर कुछ बना क्यों नहीं। छोड़ो ना माला, आज ही इस डील को फाइनल करके कल से रेस्टोरेंट का काम शुरू करवाते हैं। बहुत जरूरी है ये। अब और इंतजार नहीं करते, चलो चलते हैं। ठीक है, आज ये डील फाइनल करते हैं। माला और रोहित उस कब्रिस्तान पर अपने सपनों की नींव रखने के लिए चल देते हैं। उनको नहीं पता था कि ये उनका अब आखिरी कदम होगा। और देखते ही देखते उस जमीन पर कुछ ही हफ्तों में एक रेस्टोरेंट बन जाता है। माला, सारा काम खत्म हो गया है। बस कल से रेस्टोरेंट ओपन कर देंगे कस्टमर्स के लिए। हाँ, सही रहेगा। जितनी जल्दी हो सके शुरू करते हैं। वैसे भी काफी पैसा लग गया है हमारा। चलो फिर कल आते हैं। माला, माला। अगले दिन माला और रोहित अपने आखिरी दिन की आखिरी शुरुआत बड़ी ही खुशी से करते हैं। वो अनजान थे अपने आखिरी दिन के आखिरी दानव से, जो कि सदियों से तड़प रहा था बदले की आग में। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, दम्भ के चेहरे पर भयानक मुस्कुराहट आ रही थी। माला, आज का दिन काफी सही रहा। कस्टमर्स भी ठीक ठाक ही आ गए थे। अभी नया खुला है तो ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कस्टमर्स की भीड़ लगने लगेगी। हाँ, वो तो है। चलो अब बंद करते हैं, काफी रात हो गई है। ठीक है। अरे ये कार को क्या हुआ? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? क्या हुआ अब? पता नहीं, कार स्टार्ट नहीं हो रही है। अचानक क्या हो गया? अरे स्टार्ट हो जाए यार। हाँ, हो गई। अब क्या हुआ? चलो। कार आगे क्यों नहीं जा रही है? रोहित, रोहित, ये कौन है पीछे? ये कौन है? पीछे देखो। हे भगवान, ये क्या बला है? 100 साल इंतजार कराया माला। एक एक दिन कैसे कटा है मेरा तुम्हें नहीं पता। बोलो, जो मैं बोलूंगा वो करना होगा। मेरे साथ चलना होगा, रहना होगा जब तक मैं चाहूं। छोड़ो इसे। रोहित, रोहित। अब सिर्फ मैं हूं तेरे सामने, जैसे 100 साल पहले था। समय दिया था सोचने का, आज भी दे रहा हूं, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो इसका हुआ है। दम्भ हूं मैं। और फिर से कुछ समय के लिए मौत माला को रोता बिलखता छोड़ जाती है। राजीव, राहुल, एंडी, निधि और नैना पांचों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। कॉलेज की छुट्टियों के दौरान पांचों कार में बैठकर बेला पहाड़ी के जंगल में घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे। सुना है बेला पहाड़ी के जंगल शापित हैं। ये सब बकवास है यार। हर बात बकवास नहीं होती राजीव। तू तो वैसे भी भट्टू है, डरपोक कहीं का। अब बहस बंद करो यार और चलो बेला पहाड़ी ही चलते हैं। सुना है वहाँ किसी किन्नर की आत्मा घूमती है। नैना के इतना बोलते ही
राजीव ने कार को फुल रफ्तार से बेला पहाड़ी के जंगल की ओर दौड़ा दिया और कुछ ही घंटों में वो सब बेला पहाड़ी के घने जंगल में पहुंच गए। रात हो चुकी थी। उन सब ने घने जंगल में अपना तंबू गाड़ दिया, मगर एंडी को वहां पर कुछ अजीब सा लग रहा था। वो चुपचाप रात में उन्हें बगैर बताए वहां से चला गया कि अचानक आधी रात में निधि की चीख से राहुल और नैना घबराकर बाहर निकल गए, मगर सामने राहुल की लाश पेड़ पर लटकी हुई देखकर राजीव और नैना के हाथ पैर फूल गए। ये सब कैसे हुआ निधि? राहुल को किसने मारा? राहुल और मैं टेंट में बातें कर रहे थे कि तभी राहुल को आभास हुआ कि जैसे कोई बाहर से अंदर झांक रहा हो। राहुल टेंट के बाहर निकल गया। कुछ देर बाद राहुल की घुटी हुई आवाज सुनकर जब मैं बाहर आई तो क्या निधि, आगे बोलो, क्या देखा तुमने? मैंने देखा राहुल की लाश पेड़ पर टंगी हुई थी और एक बेहद भयानक जले हुए चेहरे वाली किन्नर राहुल का मांस खा रही थी। अचानक वो धुआं बनकर मेरी नजरों से ओझल हो गई। इसका मतलब इस जगह के बारे में बेला नाम के किन्नर की आत्मा की अफवाहें मशहूर हैं और ये सब सही है। तुम किन अफवाहों की बात कर रहे हो राजीव? ये सब बताने का भी वक्त नहीं है नैना। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। हम यहाँ पर अब और नहीं रुक सकते। हम सबकी जान को खतरा है। लेकिन एंडी, वो इस वक्त कहाँ है? तभी अचानक देखते ही देखते बहुत तेज हवा चलने लगी और कुछ ही देर में उस हवा ने एक तूफान का रूप ले लिया। तभी आसमान में तेज आवाज में गड़गड़ाहट होने लगी। गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि उनके दिल दहल कर रह गए। कुछ ही पलों में अचानक तूफान थम गया और बहुत तेज बारिश होने लगी। उन चारों की आंखें दहशत के मारे फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो खून की बारिश हो रही थी। भागो यहाँ से! इतना कहकर नैना ने भागने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे कि चारों तरफ अजीब सी आवाजों का शोर बरपा हो गया। ऐसा लगता था मानो बहुत से किन्नर चीखते हुए उनकी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। तभी नैना को सामने एक भयानक काला साया दिखाई देने लगा, जो रात के अंधेरे में बेहद भयानक लग रहा था। देखते ही देखते वो भयानक साया नैना के करीब आकर खड़ा हो गया। नैना ने देखा कि वो करीब 6 फुट की औरत थी, जिसने साड़ी पहन रखी थी। कौन हो तुम? बेला। भयानक चेहरा देखकर नैना और सभी के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। वो एक किन्नर था जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। नैना को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके पैर जमीन पर जम गए हो। अचानक उसने नैना की गर्दन अपने हाथों से दबोच ली और एक ही झटके में उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। नैना की दिल दहला देने वाली चीख वहां पर गूंज गई। कुछ ही पल में उस भयानक बला ने राजीव और निधि के साथ भी वही किया। दोनों की दिल दहला देने वाली चीख से सारा जंगल सिहर उठा। उधर एंडी को चलते चलते अचानक बहुत पुराना महल दिखाई दिया। वो उस महल की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी पीछे से आकर किसी ने उसे पकड़ लिया। एंडी ने देखा कि वो एक साधु था। वहाँ मत जाओ बेटा। कौन है आप? मैं एक तपस्वी हूँ। तभी एंडी के कानों में उसके सारे दोस्तों की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। ये तो मेरे दोस्तों की चीखने की आवाज है। लगता है वो सब मुसीबत में हैं। ये क्या हो रहा है? कोई फायदा नहीं बेटा। उनकी चीखें बता रही हैं कि बेला ने अपना शिकार बना लिया है उन लोगों को। अब वहाँ जाना बेकार है बेटा। लेकिन मेरे सारे दोस्त मुसीबत में हैं बाबा। मैं उन सबको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? इस वक्त अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारे दोस्तों की तरह ही होगा। तभी उन दोनों के कानों में एक किन्नर की भयानक आवाज गूंजी। ये बेला की आवाज है। ये बेला कौन है? और इसके बारे में मैंने कई कहानियां सुनी है और जहाँ तक मुझे पता है
उसी के नाम से इस पहाड़ी का नाम बेला पहाड़ी रखा है। वो कहानियां झूठी नहीं है बेटा। बहुत सालों पहले ये इलाका राजा संग्राम सिंह के राज्य में आता था। कहते हैं कि उस जमाने में बेला नाम का बड़ा सुंदर किन्नर रहता था, जो राजा संग्राम सिंह का महल का बेहद वफादार था। वो राजा के महल में बेल के फूल लाने और ले जाने का काम किया करता था। राजा संग्राम सिंह ने उसकी वफादारी से प्रभावित होकर इस पहाड़ी का नाम उसी के नाम पर रख दिया। राजा संग्राम सिंह की पत्नी बेहद सुंदर थी। उसने अपनी पत्नी की देखरेख के लिए भी बेला किन्नर को रखा हुआ था। संग्राम सिंह की पत्नी दिल ही दिल में बेला को पसंद करने लगी थी। ये क्या कह रहे हैं आप? एक स्त्री एक किन्नर को कैसे पसंद कर सकती है? बेला बहुत सुंदर किन्नर था और प्यार, जाति, लिंग ये सब नहीं देखता। बेला भी संग्राम सिंह की पत्नी से प्यार करने लगा था। और एक दिन संग्राम सिंह अचानक जब अपनी पत्नी के कमरे में घुसे तो उसने बेला और अपनी पत्नी को आपत्तिजनक अवस्था में पाया। ये देखकर संग्राम सिंह गुस्से से आग बबूला हो गए। उसने रात को बेला को इसी जंगल में लाकर जिंदा जलवा दिया। मगर वो काली अमावस की रात थी। उसकी आत्मा आज भी इस इलाके में भटकती है। वो जब भी किसी लड़के और लड़की को साथ में देखता है तो वो उनका प्यार पूरा होने से पहले ही उन्हें बेदर्दी से मार देता है। लेकिन बाबा, उसे खत्म करने का कोई तो तरीका होगा। एक तरीका है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। उस महल को देख रहे हो ना तुम? कहते हैं जब भी कोई साधारण मनुष्य उस महल में दिखाई देता है तो उस वक्त उस महल में वही घटना बार बार चल रही होती है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मतलब ये समय का चक्र है जो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त उस महल में वही घटना चल रही है? हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने किसी स्त्री को स्पर्श ना किया हो, अगर वो समय की पूर्णावती के दौरान इस महल में प्रवेश करके बेला को मार दे तो बेला खत्म हो जाएगा। तो फिर मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैंने किसी स्त्री को आज तक स्पर्श नहीं किया। तो फिर देर मत करो, जल्दी जाओ, क्योंकि इसके बाद ये पुनरावृत्ति कितने साल बाद होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। एंडी तुरंत उस महल के अंदर घुस गया। उसने देखा कि एक कमरे में एक बेहद सुंदर किन्नर और एक बेहद सुंदर स्त्री एक दूसरे के आलिंगन में समाये हुए थे। एंडी समझ गया कि वो बेला ही है। एंडी बगैर देरी किए हुए उसके पास पहुंच गया। अपने पास एक अजनबी को देखकर बेला ने चौंक कर कहा, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। इतना कहकर एंडी ने उस चाकू से बेला की गर्दन काट दी। बेला की गर्दन काटते ही एंडी को सब कुछ घूमता हुआ सा महसूस हुआ और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। आँख खुलने पर उसने अपने आप को उसी जगह में पाया, लेकिन वहाँ कोई साधु मौजूद नहीं था। एंडी भागता हुआ उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर उसके दोस्त थे, मगर उसने देखा कि उसके चारों दोस्तों की लाशें पेड़ पर टंगी हुई थी। सुबह की सूरज की पहली किरण फूट पड़ी थी। एंडी उदास मन से उस जंगल से चला गया। वो समझ गया था कि बेला का अंत हो चुका था।